Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होती है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होती है, डिफरेंट फोर्सेस एंड प्रेशर जो एक्सर्ट होते हैं नीडल स्टैंड और डायफ्रागम में। हम लोगों ने फोर्स बैलेंस इक्वेशंस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कैसे हमारी वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग्स होती है। मैंने आपको बताया था इवापोरेटर में लोड कैसे इंक्रीज होती है एंड इवापोरेटर में लोड इंक्रीज होने के बाद हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो में क्या चेंजेज आती है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था अगर इवापोरेटिंग की लोड अगर चेंज होती है तो फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट में जो चेंजेस आएगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। हम लोगों ने ये सारी बातें की थी और मैं आप लोगों को बताया था हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी वो हमारी इक्विलाइजिंग लाइन पर होगी, इंटरनल इक्विलाइजिंग लाइन एंड एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन। बेसिकली आवर टुडे लेक्चर्स इज अबाउट व्हाई एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की, फिर हम अपनी लेक्चर्स पे आएंगे एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन एंड इंटरनल इक्विलाइजिंग लाइंस पर। तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली होती क्या है? थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व is a throttling device which control the flow and regulate the flow of refrigerant into the refrigeration or evaporator। तो ये हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व होती है। ये कंडेंसर एंड इवापोरेटर के बीच में लगी हुई होती है हमारी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, मैं क्विक रिवीजन दूंगा। ये हमारी रेफ्रिजरेंट है जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फ्लो हो रही है। अभी हमारी एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। एक्सपेंशन वाल्व क्या होती है? प्रेशर रिड्यूस करती है जो हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होती है और हमारी कन्वर्ट होती है लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में, और ये हमारी रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू द इवापोरेटर। ओके, तो ये हमारी इवापोरेटर में जाती है। ये हमारी स्प्रिंग, ये हमारी स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हम एडजस्टिंग स्क्रू से हम उसकी टेंशन को सेट करते हैं और इनिशियल टेंशन जो स्प्रिंग की सेट होती है वो हमारी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ सुपर हीट पे। जो हमारी इवापोरेटर पे जाती है, इवापोरेटर में लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होती है और वो क्या करती है? एब्जर्व करती है सराउंडिंग जो होती है सराउंडिंग एरिया को, वो सराउंडिंग एरिया से हमारी हीट जो होती है वो एब्जर्व करती है और हेंस जो सराउंडिंग एरिया वो कूल होती है। तो ये हमारी ये कॉन्सेप्ट्स होती है। फिर जो हमारी ये मैंने बताया था ये फिलर बल्ब है। फिलर बल्ब में हमारी पावर फ्लूइड होती है। पावर फ्लूइड में भी रेफ्रिजरेंट हो सकती है और मे भी अदर रेफ्रिजरेंट भी हो सकती है। और यहाँ पर एक गुड थर्मल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द आउटलेट ट्यूबिंग ऑफ इवापोरेटर एंड फिलर गेज। फिलर बल्ब में हमारी एक गुड थर्मल कॉन्टैक्ट होती है जिससे ये क्या होता है? प्रेशर सेंस एंड टेम्परेचर सेंस करती है। वो प्रेशर हमारी डायरेक्टली डायफ्रागम पर एक्ट करती है और डायफ्रागम पर एक्ट करने के बाद जो हमारी नीडल स्टैंड की पोजीशंस होती है, जो हमारी नीडल स्टैंड की पोजीशंस होती है वो चेंज होती है। नीडल स्टैंड की पोजीशन चेंज होने के चलते हमारी जो वाल्व नीडल स्टैंड से अटैच है उसकी पोजीशन चेंज होती है और इससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट होती है वो हमारी रेगुलेट्स होती है। ओके, हम लोगों ने ये भी देखा था इवापोरेटर की लोड अगर इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो क्या होगी एंड हमारी इवापोरेटर की लोड अगर डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो क्या होगी। ये मैंने आपको क्विक रिवीजन बताया। अब हम बात करेंगे इंटरनल इक्वलाइजिंग लाइन क्या होती है और एंड उसकी डिफेक्ट्स क्या होती है। सबसे पहले इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था नीडल स्टैंड फोर्स बैलेंस इक्वेशंस बताया था। जो हमारी नीडल स्टैंड है जो हमारी डायफ्रागम से कनेक्ट है वहां पर हमारी जो अपवर्ड फोर्स हो रही है वो हमारी दो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द वाल्व, दैट इज स्प्रिंग फोर्स एंड इवापोरेटिंग फोर्स, दैट इज स्प्रिंग फोर्स Fs and evaporating force Fe, and meanwhile other force which try to open the valve, that is bulb force which is act downward। तो हमारे ये नीडल स्टैंड है और ये नीडल स्टैंड में हमारी बल्ब फोर्स जो है ये हमारी बल्ब फोर्स है जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है। हमारी नीडल स्टैंड को डाउनवर्ड पोजीशन मूव कर रही है और जो हमारी स्प्रिंग फोर्स एंड इवापोरेटिंग फोर्स है वो हमारी अपवर्ड हमारी फोर्स प्रोवाइड कर रही है एंड दिस टू फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर क्लोजिंग द वाल्व। नाउ अभी हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं इंटरनल इक्विलाइजिंग लाइन। तो जो इंटरनल इक्विलाइजिंग लाइन जो होती है जो हमारी इवापोरेटर की जो इनलेट प्रेशर्स होती है सेम प्रेशर्स हमारी डायफ्रागम पर एक्ट करती है। ओके, तो उसे हम इंटरनल इक्विलाइजिंग लाइन कहते हैं। तो इंटरनल इक्विलाइजिंग लाइंस की डिफेक्ट क्या होती है? इसकी डिफेक्ट ये होती है ये डिग्री ऑफ सुपर हीट इसकी इंक्रीज हो जाती है और ये हमारी मेजर डिफेक्ट्स होती है। ये मैं अभी आपको केस 1, केस 2 एंड केस 3 समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर इसकी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी इंटरनल इक्विलाइजिंग लाइन होती है। अब हम केस लेते हैं। फर्स्ट केस मैंने लिखा है नो प्रेशर लॉस।
मींस जो हमारा इनलेट प्रेशर है और जो हमारा आउटलेट प्रेशर है, मींस 0.2 एंड 0.3 मैंने कंसीडर किया है। जो हमारे इनलेट प्रेशर ऑफ इवापोरेटर है और जो आउटलेट प्रेशर है इवापोरेटर की, उसमें प्रेशर लॉस नहीं हो रही है। सपोज हम एज्यूम करके चलते हैं हमारा R12 ए रेफ्रिजरेंट है, जनरली ये आजकल यूज तो नहीं होती, बट मैं एज्यूम कर चलता हूं R12 हमारी रेफ्रिजरेंट है। ओके, तो यहां पर जो हमारी इवापोरेटिंग प्रेशर्स है, मैंने यहां पर इवापोरेटिंग प्रेशर्स कंसीडर करता हूं 37 psi, ये मैं कंसीडर करके चलता हूं। ओके, ये हमारी इवापोरेटिंग प्रेशर्स हो गई। ओके, इनलेट। नाउ सेकेंड जो होगी, कुछ स्प्रिंग फोर्स होगी या कुछ स्प्रिंग फोर्स होगी। ओके, तो स्प्रिंग प्रेशर जो है मैं लेकर चलता हूं 10 psi, यह हमारी स्प्रिंग प्रेशर। ओके, नाउ अब हमारी बल्ब प्रेशर्स क्या होगी, स्प्रिंग प्रेशर प्लस इवापोरेटिंग प्रेशर्स, नीडल स्टैंड बैलेंस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा जो पीबी जो होगी इज इक्वल टू पीई प्लस पीएस होगी, दैट इज 47 psi जी। ओके, नाउ अब हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, इनलेट कंडीशन है, ये हमारी इनलेट कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्प्रिंग की जो प्रेशर्स है वो हमारे एडजस्टिंग स्क्रूज सेट हुई वो हमारी सेम होगी, और हमारे इवापोरेटिंग प्रेशर जो मैंने इनलेट कंसीडर किया है, यह हमारी जो इनलेट है 37 psi जी इनलेट है। अब हमारी आउटलेट क्या होगी, जो हमारी इवापोरेटिंग प्रेशर जो आउटलेट जो होगी वो एट द एंड ऑफ इवापोरेटर, मींस इस रीजन, थर्ड रीजन पे हमारी इवापोरेटिंग प्रेशर क्या होगी, 37 psi जी ओनली। व्हाई आई टेक 37 psi जी, बिकॉज़ आई मेंशन इन केस 1 नो प्रेशर लॉस। यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं प्रेशर लॉस नहीं हो रही है, इवापोरेटर में कोई प्रेशर लॉस नहीं हो रही। जो हमारी इनलेट प्रेशर P2 जो है इक्वल टू हमारी P3 है, यहां पर कोई प्रेशर लॉस नहीं हो रहा है। हालांकि ये होता नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं, केसेस समझा रहा हूं, जिससे आपको एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन समझ में आएगी लास्ट में। ओके, नाउ अब हम चलते हैं हमारी सैचुरेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर्स ग्राफ ऑफ रेफ्रिजरेंट R12। तो इस ग्राफ में आप देख रहे होगे जो हमारी रेफ्रिजरेटिंग प्रेशर जो 37 psi जी है, उसके कोरस्पोंडिंग हमारी टेम्परेचर जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगी वो हमारी होती है T1, मैं उसे लेता हूं सपोज, वो हमारी है 5.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अब हम बल्ब प्रेशर के कोरस्पोंडिंग सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर जो कर्व होगी या जो हमारी चार्ट होगी, उससे हम थियोरेटिकली पता करेंगे जो हमारी 47 psi जी पे जो कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर्स होगी वो हमारी है, जो इसे मैं टी लेता हूं और इसे मैं टीएस लेता हूं, टीबी लेता हूं, सॉरी टीबी, तो ये हमारी आती है 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सुपरहीट। डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होता है, टू टेम्परेचर्स के डिफरेंस होता है। मींस हमारा ये जो मैं रीजन्स लिया हूं, ये मैं रीजन्स क्या शो कर रहा हूं, टी, ये मैं रीजन टी शो कर रहा हूं, जो इवापोरेटर के आउटलेट में हमारी जो टेम्परेचर्स है, और ये मैं जो बल्ब टेम्परेचर है वो मैं क्या कर रहा हूं, टीबी। तो टीबी माइनस टी ही हमारी सुपरहीटेड टेम्परेचर्स होती है, और उसे ही हम कहते हैं डिग्री ऑफ सुपरहीट। जो हमारी डिफरेंस ऑफ टीबी एंड टी जो होगी वही हमारी डिग्री ऑफ सुपरहीट होगी। टी क्या है, हमारी इवापोरेटर की आउटलेट टेम्परेचर, एंड टीबी क्या है, जो पावर फ्लूइड जो है उसकी टेम्परेचर। ओके, तो हम लोगों ने अब ये क्या, डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होगा हमारा, टीबी माइनस टी, ये हमारी क्या आएगी 5.2 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी डिग्री ऑफ सुपरहीट है। ओके, हम लोगों ने फर्स्ट केस क्या लिया है, नो प्रेशर लॉस, मींस इनलेट प्रेशर इज इक्वल टू आउटलेट प्रेशर। इसलिए मैंने जो पी इनलेट जो मैंने केस लिया है पीई इक्वल टू मैंने पीओ लिया है। ओके, क्योंकि हमने कंसीडर किया प्रेशर लॉस नहीं हो रही है। नाउ अब हम जाते हैं प्रेशर लॉस विदाउट एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन। अब हमारे इवापोरेटर में क्या हो रही है, प्रेशर लॉस हो रही है, लेकिन हम लोगों ने अभी एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेशर लॉस। तो इवापोरेटर में प्रेशर लॉसेस क्यों होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जो ट्रैवल कर रही है वो एक फ्लूइड है, आइदर इट इज लिक्विड और गैस, बट फर्स्ट इट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड होगी तो उसकी एक नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होती है, क्योंकि उस फ्लूइड को जो ट्रैवल करा रही है वो हमारी प्रेशर से, बिकॉज ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ प्रेशर ओनली फ्लूइड ट्रैवल इनसाइड द इवापोरेटर कोइल। सो व्हाट हैपेंड, यहां पर हमारी क्या होगी, कुछ प्रेशर, कुछ हमारी ड्रैग फोर्स आएगी।
ओके जो फ्रिक्शंस बोलते हैं, क्योंकि फ्लूइड है उसकी कुछ वेलोसिटी उसकी कुछ प्रेशर्स है, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शंस आएगी जिससे हमारी प्रेशर ड्रॉप होती है। जो हमारी इनलेट प्रेशर जो होती है इवापोरेटर की और जो आउटलेट प्रेशर जो होती है इवापोरेटर की, उसमें कुछ प्रेशर ड्रॉप्स होती है। ये मैंने आइडियल केस आपको लिया था नो प्रेशर स्लूस में। सेकेंड रीजन क्या हो सकती है प्रेशर ड्रॉप्स की? फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ड्यू टू बेंडिंग। यहाँ पर क्या है, बहुत सारा रिटर्न है, बहुत सारा बेंडिंग है, तो बेंडिंग से भी हमारी क्या होती है, प्रेशर लॉस होते हैं। ओके ये रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन हमारी क्या हो सकती है, बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ इवापोरेटर, जो हमारी लेंथ ऑफ इवापोरेटर कोइल जो है उसके चलते भी हमारी प्रेशर लॉस हो सकती है। तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, तो इन रीजंस के चलते हमारी इवापोरेटर की जो इनलेट प्रेशर होती है और जो आउटलेट प्रेशर होती है, यहां पर हमारी डिफरेंस क्रिएट होती है। ओके सपोज अब हम मैंने तो आपको बोला जो स्प्रिंग जो फोर प्रेशर्स है वो हमारी एडजस्टिंग स्क्रू से सेट हुई, वो चेंज हमारी होगी नहीं, तो हमारी इस केस में पीएस जो होगी वो हमारी सेम 10 psi होती है। ओके ना अब हमारी क्या है, इनलेट पी इवापोरेटिंग प्रेशर एट इनलेट में जो हमारी कितना हम लोगों ने कंसीडर किया 37 psi, हमारी ये इनलेट है 37 psi। ओके अब हमारी बल्ब प्रेशर क्या होगी, पीबी इज इक्वल टू अगेन पीएस प्लस पी, तो हमारी क्या होगी 10 प्लस 37 अगेन 47 psi। ना अब हमारी सेकंड केस हम क्या लेते हैं, आउटलेट में अब हमारी कितनी प्रेशर्स है। ओके अब हमारी पी आउटलेट ऑफ इवापोरेटिंग प्रेशर, अब मैंने यहां पर क्या कर रहा है, मैं कुछ यहां प्रेशर ड्रॉप कंसीडर कर रहा है। फर्स्ट केस में मैंने लिखा है नो प्रेशर लॉस, बस सेकंड केस में मैंने लिखा है प्रेशर लॉस विदाउट एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन। अब मैं यहां पर कुछ प्रेशर लॉस मैं कंसीडर करके चलता हूं, और जो हमारी इनलेट प्रेशर 37 psi थी, मैं यहां पर 3 psi हम प्रेशर लॉस लेकर हम चलते हैं, और यहां पर हमारी 34 psi हमारी प्रेशर लॉस मैं मानकर चलता हूं, मींस 34 psi हमारी फाइनल यहां पर आउटलेट प्रेशर है, मींस 3 psi लॉस हुई मींस 0.2 बार। अगर आप psi को अगर बार में कन्वर्ट करोगे तो हमारी जो 3 psi होगी वो हमारी 0.2 बार हमने लॉस कंसीडर किया है ना। अब हम बात करेंगे सेम डिग्री ऑफ सुपरहीट, सेम फिनोमिना होगा। डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होगा, जो आउटलेट टेम्परेचर्स होगी और जो हमारी फिलर बल्ब की जो टेम्परेचर्स होगी वो हमारी माइनस होगी, तो हमारी डिग्री ऑफ सुपरहीट मिलेगी। अब फिर हम सैचुरेशन टेम्परेचर्स कर हमारी R12 रेफ्रिजरेशन में हम फिर से फाइंड करेंगे, तो हमारी सेम जो हम पीबी की कोरस्पोंडिंग हमारी टेम्परेचर्स क्या आई थी, हम लोगों ने फाइंड किया था, तो हमारी आई थी 11 डिग्री सेल्सियस। ओके अब हम बात करेंगे 34 psi एट 34 psi फ्रॉम सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर्स ग्राफ ऑफ R12 रेफ्रिजरेशन, हमें मिलेगा इसकी जो टेम्परेचर्स होगी, जो करस्पोंडिंग टेम्परेचर्स होगी वो हमें 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगी। अब हम फाइंड कर रहे हैं डिग्री ऑफ सुपरहीट, डिग्री ऑफ सुपरहीट, तो डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होगी, ये प्रेशर माइनस ये प्रेशर, ये टेम्परेचर माइनस ये टेम्परेचर, मींस 11 माइनस 4 दैट इज 7 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, फर्स्ट केस में हमारा डिग्री ऑफ सुपरहीट एंड सेकेंड केस ऑफ डिग्री ऑफ सुपरहीट अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारी सेकेंड केस ऑफ डिग्री ऑफ सुपरहीट इंक्रीज होगी, जो हमें नहीं चाहिए होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, हमें कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपरहीट मेंटेन करनी होती है, इसलिए हमारी एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन हमारी आती है। अब मैं बात करूंगा केस 3 प्रेशर लॉस विद एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन। सेम मैं कंडीशन लूंगा, प्रेशर लॉस मैं लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कैसे हम 5.2 डिग्री सेल्सियस डिग्री ऑफ सुपरहीट मेंटेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मैं इस ग्राफ को मॉडिफाइड करूंगा और मैं एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन बनाऊंगा। आई होप ये आपको नीडल स्टैंड बैलेंस इक्वेशन डायग्राम आप समझ चुके हो। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके ना, तो ये हमारी एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन, ये हमारी एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन होगी ना। तो ये जो मैंने लाइन बनाया ये हमारी एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन होती है। अब हम बात करते हैं केस 3 में। मैं इसे समझाऊंगा, इसे मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको समझाऊंगा ना। यहां पर अब हम लोग क्या ले रहे हैं, बात करते हैं स्प्रिंग प्रेशर्स हमारी कितनी थी, वो तो एडजस्ट हो चुकी है, वो हमारी कितनी है 10 psi। ओके अब हम यहां पर लेंगे इनलेट इवापोरेटिंग प्रेशर्स। जो इनलेट इवापोरेटिंग प्रेशर्स, ये अब हम कौन सी प्रेशर्स लेंगे, हम इस पर बात करते हैं। ओके और यहां पर ही एडवांटेजेस होती है हमारी एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग लाइन की। अब आप देख सकते हो हमारी जो लाइन कनेक्ट है
ये हमारी आउटलेट है और ये हमारी जो एरिया है जहां पर हमारी डायफ्रागम प्रेशर जो फोर्स एक्ट कर रही है ड्यू टू इवापोरेटिंग प्रेशर। तो हम लोगों ने इस दोनों लाइन को इक्वलाइज कर दिया। मीन सपोज यहां पर जितनी हमारी प्रेशर्स होगी, यहां पर जितनी हमारी टेम्परेचर्स होगी, वो हमारी एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन सेंस करेगी और वो हमारी यहां पर हमारी डायफ्रागम पर वो हमारी उसे सेंड करेगी। ओके, जो हमारी आउटलेट पर, जो हमारी इवापोरेटेड ट्यूब आउटलेट पर हमारी जो प्रेशर्स एंड टेम्परेचर्स होगी उससे वो सेंस करेगी और वो हमारी डायफ्रागम पर सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर हमारी वो एक्ट करेगी। ओके, तो हमारी इस लाइन की प्रेशर्स हमारी ये लाइन की प्रेशर्स वो इक्वलाइज करती है, उसे ही हमें एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन कहते हैं। अब ना हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हम जो पीई जो ले रहे थे 37 psig, तो अब हम क्या लेंगे, अब हम सेम हम लोस 34 यहां पर कंसीडर करेंगे। यहां पर होगी हमारी 34 psig। हम लोगों ने 34 psig क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने बताया यहां पर लॉस हुआ, ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो यहां पर हमारा क्या आ चुका था 34 psig। अब हमारी सेम इक्वलाइजिंग लाइन के थ्रू हमारी अब जो यहां प्रेशर एक्ट होगी वो हमारी 34 psig प्रेशर एक्ट होगी। अब हमारा 37 psig एक्ट नहीं होगी बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन। ओके, तो हमारी 34 psig एक्ट होगी। आई होप आपको समझ आया होगा ना। अब हमारा यहां पर क्या है, पी बल्ब प्रेशर क्या होगा, सेम पीएस प्लस पी हमारा क्या होगा 44 psig। ओके ना, अब हम यहां पर आउटलेट की बात करेंगे। ओके, अब हम सेम हमारी आउटलेट तो इक्वलाइज होगी, तो हमारी आउटलेट हमारी 34 psig, हमारी इनलेट भी ये हमारी 34 psig हो चुकी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम अब क्या करेंगे, डिग्री ऑफ सुपरहीट निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ सुपरहीट निकालने के लिए सेम जो हमारी 34 psig पर जो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारी टेम्परेचर कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर्स आएगी हम वो कंसीडर करेंगे। और यहां पर जो टेम्परेचर्स जो आएगी 4 डिग्री सेल्सियस हमारी यहाँ टेम्परेचर आ रही थी, ये हमारी 4 डिग्री सेल्सियस थी। ओके, अब 44 psig पे जो हमारी टेम्परेचर जो आएगी उसकी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आप चार्ट से फाइंड कर सकते हो और इंटरपोलेशन मेथड्स भी लगा सकते हो अगर डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 9.2 डिग्री सेल्सियस आएगी। मैं डायरेक्टली चार्ट से इंटरपोलेशन मेथड लगाकर मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो हमारी 9.2। अब हमारी डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या आएगी, जो डिग्री ऑफ सुपरहीट हमारी क्या आएगी 5.2 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो 1 = 3। जो हमारी डिग्री ऑफ सुपरहीट थी वो हम लोगों ने मेंटेन किया। प्रेशर लॉस भी हुई, फिर भी हम लोगों ने डिग्री ऑफ सुपरहीट हम लोगों ने मेंटेन किया। अगर हमारी डिग्री ऑफ सुपरहीट हम लोगों ने मेंटेन नहीं करता, अगर हमारा केस 2 रहता, डिग्री ऑफ सुपरहीट हमारी इंक्रीज हो जाती, तो यहां पर क्या होता, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो जाती, जिससे हमारी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होती वो हमारी डिक्रीज हो जाती और जिससे हमारी रेफ्रिजरेशन प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी भी हमारी डिक्रीज हो जाती। इसलिए हम लोगों ने एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में। तो ये हमारी कंसेप्ट्स है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, जो इवापोरेटर की जो आउटलेट ट्यूब जो होती है वहां से हम आउटलेट प्रेशर्स को सेंस करते हैं और वो जो लाइन होती है वो डायरेक्टली हमारी जो डायफ्रागम के एरिया, हमारी डायफ्रागम पर की जो एरिया होती है सेम प्रेशर्स वो हमें एक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट्स होती है एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग लाइन की। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है इस लेक्चर्स में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी टेक्निकल्स वीडियोस जो मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज होती है, एमयू क्लास 4 के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोज होती है, मैं रेगुलर लाते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।